Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be discussing about CRISPR-Cas9 technology and especially मॉस्किटो को खत्म करने के लिए इसे कैसे यूज किया जा रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे, डायरिया के बारे में। देन वेलफेयर और डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क होता है इसको हम समझेंगे। देन कोटा ऑफ लोकल गवर्नेंस इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे ये इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वीकनिंग ऑफ कोस्टल ब्रीज और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इसको हम समझेंगे। देखिए क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज में थी बिकॉज एक जर्नल है आपका नेचर, इसमें पब्लिश हुआ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो ये सप्रेस कर सकते हैं मलेरिया जैसे पैरासाइट्स को एंड इसका रियल वर्ल्ड में भी हमने काफी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखे हैं, खासकर तंजानिया में इसको चेक किया गया। अब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके हम ये इंश्योर करते हैं कि कौन से जीन्स हमें चाहिए जो इनहेरिट करे एक स्पीशीज। मतलब ऑफस्प्रिंग में आप ऑलमोस्ट ऑफन 90 टू 100% जीन्स का फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें दो पेयर्स ऑफ जीन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक मदर साइड से एक फादर साइड से, तो दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी होती है रिप्रेजेंट करने की, बट इसको हम 90 टू 100% इंश्योर कर सकते हैं। अब क्रिस्पर कास9 ऐसी ही एक जीन एडिटिंग टूल है जिससे आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो किसी भी टाइप के जीन्स को। अभी हम क्या कर रहे हैं पॉपुलेशन सप्रेशन के लिए, यहां पर जैसे फीमेल मॉस्किटो हुई ना, इनको स्टरलाइज करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं एंड पॉपुलेशन को मॉडिफाई करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो इंडिया में जो प्लाज्मोडियम विवीएक्स है एंड आपका फेल्सीपेरम है, ये दो मेजर कॉमन कॉज है मलेरिया के एंड इसमें से फेल्सीपेरम सबसे ज्यादा डेडली है। वैसे अगर विवीएक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सरवाइव कर जाते हैं लोग एंड ये ह्यूमंस के अंदर, लीवर के अंदर काफी समय तक डॉर्मेंट भी आपका रह सकता है। तो एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो है मलेरिया को ट्रांसमिट करती है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज में ये ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है मैन मेड क्लीन वाटर कंटेनर्स के अंदर। रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम आपकी कम है। तो कहते हैं हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जान गंवाते हैं एंड इंडिया ने मलेरिया को खत्म करने के लिए 2030 तक की अपनी डेडलाइन को डिसाइड किया। ऑल्दो 90% केसेस में डिक्लाइन आया है एंड कैटेगरी 1 के जो आपकी स्टेट्स है उनके अंदर कमी देखने को मिली है, बट कैटेगरी 3 में अभी भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आपके हाई ट्रांसमिशन जोन में आते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने ड्रग रेजिस्टेंस बिल्ड कर लिए एंड कई बार डायग्नोसिस में आपको लाइक कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जिसकी वजह से इनकी ट्रीटमेंट में काफी दिक्कत आती है। तो कहते हैं कि भाई देखो अब यहाँ पे इनको मारने का हमारा सबसे पहला एक तरीका होता था। अब नेट या स्प्रे को हम यूज करते थे, बट कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट जो इंसेक्टिसाइड्स है इन्होंने रेजिस्टेंस बिल्ड कर लिए, तो अभी ये इतना कारगर नहीं है। तो रियल लाइफ जो रियल वर्ल्ड में जो ये यहाँ पर हमें सक्सेस देखने को मिले तंजानिया के केस में, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जैसे अफ्रीका से सबसे पहले हम इसे एलिमिनेट करते हैं तो इंडिया जैसी कंट्री से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट लोकल लेवल पे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। ये एक रामबाण इलाज नहीं है, आपको ये मान के चलना होगा। इसके अलावा भी एडिशनल वैक्सीनेशन, सर्वेलेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर के ऊपर हमें फोकस करना होगा एंड इरिवर्सिबल ड्राइव्स के ऊपर फोकस करना होगा, सेल्फ लिमिटिंग ड्राइव्स के ऊपर फोकस करना होगा, जहां पे हम लाइक इसके अनफोर्सीन जो इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है उनको ध्यान में रखते हुए आगे चले एंड कम्युनिटी की इंगेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो याद रखना ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के बारे में। देखो ये आर्टिकल बात करता है कि आज की डेट में लोक लुभावन की नीति के कारण जो शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड डेवलपमेंट जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात करता है वो कम है। तो यानी पॉपुलिस्ट वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस है एंड इससे आने वाले समय में इंस्टेबिलिटी, फिस्कल इंस्टेबिलिटी काफी इंक्रीज होगी। तो वेलफेयर क्या होता है? इमीडिएट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंटरवेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करता है एंड सोशल सेफ्टी नेट आपको प्रोवाइड करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो फुलफिल करता है बट एक्चुअल में कोई ह्यूमन फ्रीडम नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे अमृत्य सेन जी ने कहा था कि भाई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्रॉड टर्म है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के ऊपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर फोकस करता है,
जहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्सपैंड करते हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे आपका रियल लाइफ जो जैसे ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स और बाकी सब की कंस्ट्रक्शन आप इंक्रीज करते हो, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आप करते हो, इससे लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज आएंगी तो वो अपने आप उन्हें क्या चाहिए उस चीज को अचीव करेंगे। तो कहते हैं कि भाई देखो अभी लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है। पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट का स्लोगन देते हैं, बट ज्यादातर उसमें रियल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जगह पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर किया जाता है कि भाई लाडली बहन योजना आप 5,000 ले गए, आप लेट्स से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपने पैसा प्रोवाइड कर दिया। एंड ये एक पॉपुलिज्म ट्रैप है, जो कि जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, लोन वेवियर प्रोवाइड करना, अनकंडीशनल कैश प्रोवाइड करना, कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं आएगा और इससे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो स्कूल के अंदर होनी चाहिए थे, हॉस्पिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें कमी आएगी। एंड इससे कहीं ना कहीं पुअर डिजाइन वेलफेयर स्कीम के कारण एक्सक्लूजन और ज्यादा इंक्रीज होगा, एक्सक्लूजन एरर, कि भाई आप अनडिजर्विंग जो है उनको भी पैसा मिल रहा है और डिजर्विंग को आपने छोड़ दिया, तो वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो वेलफेयर आपका सेफ्टी नेट है, बट प्रोडक्टिविटी तो डेवलपमेंट से ही आएगी एंड हमें डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे पीएम गति शक्ति काफी अच्छा है, मनरेगा स्कीम यानी वीबीजी रामजी स्कीम जो है आपकी, वो भी काफी अच्छी, इससे हेल्प कर सकती है। आयुष्मान भारत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये काफी अच्छी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जिसमें दोनों का मिक्स मैच आपको देखने को मिलता है। बट इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस करना होगा, खासकर न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर। हमें ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना होगा, खासकर मिड डे मील स्कीम जैसे, या आप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम रन कर रहे हो। एंड हमें इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ को रश नहीं करना है, हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करना है नॉर्म्स को, रूल्स को, ताकि लॉन्ग टर्म हमें इसके बेनिफिट मिल सके। तो कहते हैं कि भी देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रोबस्टनेस को भी आपको प्रमोट करना होगा पब्लिक गुड्स के अंदर, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। एंड यहाँ आपको पॉपुलिस्ट मेजर को कम से कम रखना होगा, ताकि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह आप एक्सपेंडिचर कर सके जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्प करे। तो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, आपको पब्लिक गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा इसके लिए। तो यहां पर ये इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है मेंस का और ये आपका प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते हैं अबाउट वुमेन कोटा इन लोकल बॉडीज। देखो अभी हम 131st अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, जो कि 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को प्रोवाइड कर रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इवन लोकसभा के अंदर। अब अर्बन लोकल बॉडीज में हम 1990 के दशक से इसे लेके आए और इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी सेम एज से ये ग्रो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो लोकल बॉडीज है ये डेमोक्रेटाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट करती हैं एंड इसमें डिसेंट्रलाइजेशन रहते हैं, जहां पर आप पावर को ट्रांसफर करते हो लोकल लेवल पे। सेंटर स्टेट के अलावा आपकी लोकल लेवल्स पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एक बॉटम अप अप्रोच को आप प्रमोट करते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाए तो आर्टिकल आपका 73rd अमेंडमेंट के साथ इसे अ, आपके विलेज लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। अर्बन एरियाज में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर भी इसको मेंशन किया गया एंड यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन फीमेल को दी गई है। बट अभी आज हम बात करें तो कुछ स्टेट्स के अंदर 50% भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन हाउसिंग इसको हैंडल करती है एंड हर 5 साल पे यहाँ पे आपके इलेक्शन कंपल्सरी है। स्टेट एंड लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को हर स्टेट्स में रिजर्वेशन मिली हुई है एंड इवन वुमेन्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिली हुई है। फाइनेंस कमीशन स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में फंड को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो कहते हैं देखो ये लोकल बॉडीज आज की नहीं बनी हुई। एक्चुअल में अगर आप इंडिया की बात करें तो सर चार्ल्स मैटक्लेफ ये कहते हैं कि भी लिटिल रिपब्लिक्स में इंडिया तब भी डिवाइडेड था एंड जहां पर ये सेल्फ सफिशिएंट थे और इवन सरवाइव कर सके इतने काउंटलेस एम्पायर्स को। कहते वैदिक काल में सभा समिति का वर्णन है, जहाँ पे हेडमिन्स जो है उसे लाइक ही इज नोन एज ग्रामीणी। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के बारे में बात किया गया, जहां पर आपकी सभा जो है काउंसिल ऑफ एल्डर जो हेडमिन है उसको सपोर्ट करती है। चोलास के टाइम पे आपको कहीं ना कहीं ओर्स एंड सभा का वर्णन मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो कहते हैं मॉडर्न जो है, जो आपकी सेल्फ गवर्नमेंट, ये रिपन के टाइम पे 1882 में आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एंड रिपन रेजोल्यूशन 1882 मैग्ना कार्टा कहलाता है भारत की सेल्फ गवर्नमेंट का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसी को 1907 में रॉयल कमीशन
जो हब्स हाउस के नाम से जानी जाती है कमीशन, उसने भी इसको वैलिडेट किया था। एंड इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 में, इसमें सेल्फ गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे, उसे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए थे और इसमें इंडियन मिनिस्टर्स की भी प्रोविजंस को आप ये कह सकते हो प्रमोट किया गया था। तो 1935 में इसको और ज्यादा एम्पावर किया गया। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद मल्टीपल कमेटीज बनी, बट 1992 में मेजरली आपको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के साथ इसकी इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है। बट कहा जाता है कि भाई देखो, सल्तनत एंड मुगल एम्पायर के टाइम पे पंचायत जो थी वो कंटिन्यू तो रही, बट एज अ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव बॉडी, और यहाँ पर जो पटेल थे ये एक्चुअल में आपके, आप ये कह सकते हो कि स्टेट और विलेज के बीच में एक लिंकिंग पिन का काम करते थे। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम पे ओवरऑल इसमें आपको डिके देखने को मिला, रोयतवारी, महलवारी, एंड जो अलग अलग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे, उनकी वजह से। तो कहते हैं कि देखो, अभी अगर हम बात करें स्टेट्स राइट की, तो यहाँ पर एक कंसर्न है कि भाई जो फेडरल लॉज हैं लोकल बॉडीज को इन्फ्रिंज करते हैं, के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एंड कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इन्फ्रिंज करती है। कास्ट फैक्टर एक बड़ा पॉइंट है, कहते हैं कि भाई ओबीसीज के लिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनके पास रहती नहीं है। फाइनेंशियल कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, वैसे ही सेम स्टेट फाइनेंशियल कमीशन आपका वर्क नहीं करता है। एंड एलीट ने इसको मेजरली कैप्चर करके, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं मैसिव रिप्रेजेंटेशन वुमेन की देखने को मिलती है, बट कई बार सूडो रिप्रेजेंटेशन का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सरपंच पति सिंड्रोम इसको कहा जाता है। मोर ओवर लेजिटिमेसी की बात की जाए तो कुछ क्रिटिकल कंसर्न उसको लेके भी है कि भाई यहाँ पर लेजिटिमेट एंट्री नहीं होती है वुमेन की, बस ये एक नॉमिनल नोशनल हेड है और कुछ भी नहीं। तो हमें ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट ने नारी शक्ति वंदना अधिनियम को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एंड पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, जिससे इस तरह के हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, जहां पर सिर्फ नंबर नहीं, एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का। फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए, जैसे स्टेट लेवल पे जो फाइनेंस कमीशन है उसको और बेटर यहाँ पे वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज इसको एक बार अटेम्प्ट करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल। देखो, लैंड एंड सी ब्रीज हीट के कारण प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको इस एक डायग्राम से समझाता हूँ। डे टाइम में क्या होता है कि जमीन की जो स्पेसिफिक हीट है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो आप कह सकते हो कि काफी लो है। तो ये गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी ज्यादा जल्दी होती है। धूप के टाइम पे ये आपकी जमीन गर्म होती है, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। पानी थोड़ा देरी से गर्म होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि भी आपकी ठंडी हवा गर्म एरिया की तरफ जाती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ के नीचे की तरफ सिंक करती है। तो ये एक सर्कुलेशन बन जाती है, जिसको आप जनरली क्या कह देते हो यहाँ पर, सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से वो ओरिजिनेट करी है। अब लैंड ब्रीज क्या होती है यहाँ पे, जैसे नाइट के टाइम पे जमीन ठंडी होगी और पानी अभी आपका गर्म है, तो यहाँ पर विंड आपकी ठंडी जमीन से टुवर्ड्स वार्म ओशन की तरफ जाएगी एंड ओशन से वार्म एयर आपकी वापस जमीन की तरफ आएगी। तो रिवर्स सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी होगी लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से ओरिजिनेट करी है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस एक मेजर फैक्टर था, जिससे प्रेशर ग्रेडियंट आपका देखने को मिलता था। अब ये हो रहा है कि भाई आपके जो टेम्परेचर है, वो जो थर्मल आपका कॉन्ट्रास्ट है वो कम होता जा रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एंड ब्रूनस आयरिस के अंदर आपकी जो लाइक मेगा सिटीज के अंदर ये जो सर्कुलेशन है वो और ज्यादा वीक होती जा रही है। कहते हैं जितना ज्यादा कार्बन एमिशन होगा उससे ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट आएगा। जहां पर अर्बन हीट की प्रॉब्लम जो होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी, मतलब अर्बन हीट इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एयर की सर्कुलेशन रुक जाएगी तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। एंड हीट स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें अर्बन ग्रीनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए एंड विंड फ्रेंडली प्लानिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि सर्कुलेशन को और बेटर कर सके। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है मेंस का और ये आपका प्रीलिम्स का। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।